वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैं ना आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जब आप अपना पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए होती है? बताइए। हायर रिटर्न्स, है ना? सेम चीज ट्रू होल्ड करती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए भी। लेकिन क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? इसके पहले कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, आइडियली आपको उन सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास्ट रिटर्न्स को एग्जामिन करना चाहिए जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑल्दो पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी तो होते नहीं है, और क्योंकि इक्विटी फंड्स के पास्ट रिटर्न्स कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको इन मेथड्स पर एक क्लोज लुक लेना चाहिए। आप चाहे तो लमसम अमाउंट ऑफ मनी इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स द्वारा ऑफर्ड एक फैसिलिटी होती है जो आपको डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। SIP फैसिलिटी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स में आपके चॉइस के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने का अलाउ करती है। लेकिन क्या आपको पता था कि दोनों ही मेथड्स यानी कि SIP और लमसम के लिए रिटर्न कैलकुलेशन के मेथड अलग अलग होते हैं? तो क्या आप क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि इनके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? देन ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इक्विटी फंड्स में SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम आगे जंप इन करें, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिए, इसे शेयर करें और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तरीकों पर जिससे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। वो है एब्सोल्यूट रिटर्न्स, CAGR या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और XIRR यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आइए समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक मेथड है। ये सिंपली आपको बताता है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट में कितना गेन या फिर लूज किया है। जब हम सिंपल पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स चाहते हैं ना, जहां इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग टाइम जनरली 1 साल से कम होता है, तो वहां हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स यूज करते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न्स टाइम कंपोनेंट को अकाउंट फॉर नहीं करता, यानी कि उस म्यूचुअल फंड में आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे हैं इसे अकाउंट फॉर नहीं करता है। एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट सेल वैल्यू लेस परचेज वैल्यू होल डिवाइडेड बाय परचेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। लेट्स से कि आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 जनवरी 2022 को 30,000 रुपए 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। 31 दिसंबर 2022 को इस इक्विटी फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹40,000 हो जाती है। तो आपके एब्सोल्यूट रिटर्न्स क्या होंगे? चलिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न्स इज इक्वल्स टू एंडिंग वैल्यू लेस इनिशियल वैल्यू होल डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, व्हिच इज इक्वल्स टू 40,000 less 30,000 whole divided by 30,000 into 100, which is 33.33%। आइए इस कैलकुलेशन को एक्सेल शीट में देख लिया जाए। एक्सेल में भी हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो है C4 जो कि है 40,000 minus C3 which is 30,000 whole divided by C3 which is 30,000 and multiplied by 100, answer comes to 33.33%। Now absolute returns तभी मैटर करते हैं जब आप अपने इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट को 1 साल या उससे कम के लिए होल्ड करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमारे इक्विटी फंड का इन्वेस्टमेंट टेन्योर 1 साल से ज्यादा होगा तो हम किस मेथड को यूज करेंगे? इसके लिए आपको हमारा अगला मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इक्विटी फंड रिटर्न्स को कंसीडर करना होगा, जो कि है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट या फिर CAGR। लेकिन क्या हम इस मेथड को लमसम और SIP दोनों के लिए यूज कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के पहले आइए समझते हैं कि CAGR क्या होता है। देखिए CAGR स्टैंड करता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के लिए, और ये एक मेथड है जिससे
जिससे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है जब कैश फ्लोज रेगुलर इंटरवल्स पर अकर हो रहे होते हैं। ये एज्यूम करता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड पर इन्वेस्टमेंट में एक कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ हुई है और ये उसी पीरियड का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करता है। CAGR का इस्तेमाल ओवर टाइम इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट को समझने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और वो 5 इयर्स में CAGR ऑफ 10% पर ग्रो किया है, इसका मतलब है कि ऑन एवरेज आपका इन्वेस्टमेंट हर साल 10% से इंक्रीज हुआ होगा। हाउएवर, हो सकता है हर साल की एक्चुअल ग्रोथ रेट वेरी हुई हो या फिर डिफरेंट हो सकता है फर्स्ट ईयर में ये सिर्फ 9% रही हो, सेकेंड ईयर में ये 12% रही हो एंड सो ऑन, है ना। CAGR का इस्तेमाल करके सभी फ्लक्चुएशंस स्मूथ आउट हो जाती हैं और इससे आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट मिलती है जिसका इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए किया जा सकता है। किसी भी इक्विटी फंड का CAGR कंप्यूट करने के लिए हमें चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट का पीरियड यानी कि N। CAGR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एंडिंग वैल्यू डिवाइड बाय बिगिनिंग वैल्यू होल टू द पावर इनवर्स ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि होल टू द पावर 1 बाय नंबर ऑफ ईयर्स N और आखिरी में -1। सपोज करते हैं कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में 3 सालों के लिए लमसम ऑफ ₹1 लाख इन्वेस्ट किया है। अब 3 साल के एंड में इस इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती है ₹1,50,000। तो फिर CAGR क्या होगा? CAGR is equals to 1,50,000 divided by 1 lakh whole to the power 1/3 and -1 which is equals to 14.47%। यहाँ इसका मतलब है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट हर साल 3 सालों के लिए एवरेज रेट ऑफ 14.47% पे ग्रो हुआ। ये है एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। आइए इस कैलकुलेशन को एक्सेल पे देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं CAGR is equal to C4 which is 1,50,000 divided by C3 which is 1 lakh whole to the power 1 by C5 which is number of years which again is 1/3 and -1। This gives us 14.47%। आप म्यूचुअल फंड के CAGR को कैलकुलेट करने के लिए ग्रोस CAGR कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आइए CAGR को ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज आपने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया था। अब इस फंड ने एक 5 ईयर CAGR ऑफ 22.04% जनरेट किया। आपके इन्वेस्टमेंट बन गई होती 2,70,714 रुपीज। अब ध्यान रखिएगा कि ये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को हम सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ये हमारी तरफ से किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आइए अब समझते हैं कि CAGR की लिमिटेशंस क्या होती हैं। अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि CAGR बेस्ट मेथड है इक्विटी फंड के रिटर्न्स को कैलकुलेट करने का, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। CAGR की कुछ लिमिटेशंस हैं। वैसे तो CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपको एक आइडिया दे सकता है कि आपका इक्विटी फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। हाउएवर, ये आपको एक कंप्लीट पिक्चर नहीं देता। सो CAGR से ये लग सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो स्टेडली ग्रो हो रही है, जबकि ये रियलिटी में हर साल वैल्यू हो सकता है सिग्निफिकेंटली फ्लक्चुएट हो रही हो। सो जहां CAGR आपको एक स्नैपशॉट देता है, ये ईयरली अप्स एंड डाउन्स यानी कि इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट्स में हो रही फ्लक्चुएशंस को कैप्चर नहीं करता। तो जब हम कहते हैं कि इक्विटी फंड ने 5 इयर्स के लिए 12% का CAGR रिटर्न जनरेट करके दिया है, हम कह रहे होते हैं कि इक्विटी फंड ने एक एनुअलाइज्ड रेट ऑफ 12% से हर साल ग्रो हुआ 5 इयर्स के लिए। इवन दो हर साल इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स हो सकता है फ्लक्चुएट हुए हो। तो CAGR की सबसे पहली लिमिटेशन यही है कि ये एज्यूम करता है कि इन्वेस्टमेंट टेन्योर के अक्रॉस ग्रोथ रेट स्टेडी रही है। इसके अलावा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हो सकता है डिफरेंट रिस्क वाली यानी कि अलग अलग रिस्क लेवल्स वाले इक्विटी फंड्स को कंपेयर करने का बेस्ट मेट्रिक ना हो, क्योंकि ये रिटर्न्स की वेरिएबिलिटी को कंसीडर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई रिस्क इक्विटी फंड लाइक सेक्टर फंड का हाई CAGR हो सकता है कंपेयर टू एक लेस रिस्कियर इक्विटी फंड लाइक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, लेकिन हो सकता है लैटर यानी कि लेस रिस्कियर इक्विटी फंड ओवर टाइम ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करे। तो इवन दो CAGR इक्विटी म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेट करने का एक पॉपुलर टूल है, ये पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर नहीं करता। अगर इक्विटी फंड्स में इरेगुलर कैश फ्लोज हुए हैं, जैसे कि अलग अलग
पॉइंट इन टाइम पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हुआ है या फिर लेट्स से विड्रॉल हुआ है, तो CAGR इक्विटी फंड रिटर्न्स कैलकुलेट करने का राइट टूल नहीं है। लेट्स से कि आपने अलग अलग डेट्स पर थ्रू आउट द ईयर कई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इस केस में CAGR आपको हो सकता है एक्यूरेट पिक्चर ना दे, क्योंकि ये लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट काम करता है। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए रिटर्न्स को मेजर कर रहे हैं, देन CAGR हो सकता है इस्तेमाल में आने वाला बेस्ट टूल ना हो। लेट्स से कि आपने SIP के थ्रू एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में 3000 रुपीज इन्वेस्ट किए, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 2022 और एंडिंग डेट है 1 दिसंबर 2022। इन 12 महीनों में आपने एक टोटल ऑफ 36,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, राइट? और आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू अब है ₹45,000। अगर इस इन्वेस्टमेंट का CAGR कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्यूरेट पिक्चर नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, क्योंकि पहली SIP इंस्टॉलमेंट के पास ग्रो करने के लिए 12 महीने थे और वहीं 10th SIP इंस्टॉलमेंट के पास ग्रो करने के लिए सिर्फ 2 महीने ही थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर SIP इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने का बेस्ट वे CAGR नहीं है तो फिर आखिर क्या है ना? वेल दैट्स वेयर XIRR कम्स इनटू प्ले। अब आप सोच रहे होंगे कि ये XIRR क्या होता है? देखिए, XIRR या एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक हैंडी अप्रोच होता है जब बात आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को कैलकुलेट करने की, जिसमें अलग अलग टाइम पर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए हों, जैसे कि इक्विटी फंड्स में SIP। इससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर मिलती है, क्योंकि ये हर SIP इंस्टॉलमेंट के सभी एस्पेक्ट को अकाउंट में लेकर के रिटर्न कैलकुलेट करके देता है, इंक्लूडिंग अमाउंट, डेट्स, मैच्योरिटी डेट्स और कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। XIRR फॉर्मूला के हिसाब से हर SIP इंस्टॉलमेंट का एवरेज एनुअल रिटर्न कैलकुलेट होता है और फिर उसे एडजस्ट किया जाता है, जिससे कि आपके सभी इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। इससे आपके SIP इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को एस्टिमेट करने में मदद मिलती है, जहां आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो हाँ, कह सकते हैं कि XIRR हर SIP इंस्टॉलमेंट के लिए CAGR कंप्यूट करता है और फिर उन्हें कंबाइन करता है, जिससे कि आपको ओवरऑल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मिलती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है ये XIRR। आप अपने XIRR रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सेल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल में XIRR फंक्शन हेल्प करता है आपको कि आप हर एक कैश फ्लो को एक स्पेसिफिक डेट असाइन करते हैं और इससे एनुअल रिटर्न्स कैलकुलेट करने में आसानी होती है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है XIRR इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में वैल्यू कॉमा डेट कॉमा गेस। यहाँ वैल्यू का मतलब है एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो, डेट रिप्रेजेंट करता है सीरीज ऑफ डेट्स और गेस XIRR का आपके द्वारा लिया गया कोई रैंडम assumption हो सकता है। नाउ हियर इज हाउ इट वर्क्स। XIRR फॉर्मूला हर SIP इंस्टॉलमेंट के लिए एक ईयरली एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करता है। इससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर टोटल एवरेज एनुअल रिटर्न मिलती है। आइए एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करते हैं कि आपने 1 साल के लिए SIP के थ्रू किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में ₹6,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2022 और 1 साल के बाद रिडेम्पशन अमाउंट होती है ₹80,000। SIP डेट्स कुछ इस तरीके से हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि एक्सेल शीट में सभी कैश आउटफ्लोज को एक नेगेटिव माइनस साइन से डिनोट किया जाता है और वहीं इनफ्लोज जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो हमें यूज करना है XIRR फॉर्मूला व्हिच इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में वैल्यू कॉमा डेट कॉमा गेस। अब जब आप XIRR फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आपसे 3 पैरामीटर्स को फिल करने के लिए पूछता है, जो कि है ऑफ कोर्स वैल्यूज, डेट्स और गेस। वैल्यूज के लिए आप सिलेक्ट करिए उन सभी सेल्स को जिसमें SIP अमाउंट है। डेट्स के लिए सेलेक्ट करिए उन सभी सेल्स को जिसमें SIP डेट्स हैं और आप चाहें तो गेस फील्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि वो ऑप्शनल है और फिर ओके बटन को क्लिक करिए। जब आप ओके क्लिक करेंगे तो XIRR का आंसर डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके SIP इन्वेस्टमेंट ने 24.69% का रिटर्न जनरेट किया है, या फिर कह सकते हैं XIRR ऑफ 24.69%। डू रिमेंबर कि XIRR मल्टीपल
CAGRs का एक एग्रीगेशन है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। बोथ SIP और लमसम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का इफेक्टिव मेथड होता है। दोनों की ही अपनी एडवांटेजेस होती हैं और सूटेबल सिनेरियोज होते हैं। SIP और लमसम के बीच में आपकी चॉइस बेस्ड होनी चाहिए आपके फाइनेंशियल गोल्स पे, आपके रिस्क एपेटाइट और आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पे। और ध्यान रहे, दोनों ही मेथड्स के रिटर्न्स कैलकुलेशंस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए। फाइनली नोट करिएगा कि सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स का रास्ता यानी कि की टू सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप एक सही इन्वेस्टमेंट मेथड चूज करें, बल्कि इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट और अपने इन्वेस्टमेंट के साथ पेशेंस रहना इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो इसे थम्स अप जरूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा और याद से सब्सक्राइब बटन को भी हिट करिएगा ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।